मानो चिड़िया के पास एक गुलाब जामुन था। वो अपना गुलाब जामुन लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे बादल कौवा मिल जाता है। चिड़िया, चलो एक खेल खेलते हैं। बादल भैया, मेरी बेटी भूखी है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौटकर जाना है। देखते हैं पीपल के पेड़ को पहले कौन पंख लगाता है। अगर पहले मैं गया तो तुम्हारा ये गुलाब जामुन मेरा, और अगर मैं हार गया तो ये अनाज से भरी हुई पोटली तुम्हारी। ढेर सारा अनाज देखकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। फिर मानो चिड़िया अपना गुलाब जामुन और बादल कौवा अपनी अनाज से भरी हुई पोटली वहीं रखते हैं। कौवे, मुझे धोखा ना देना, सीधा उड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे टकरा जाओ। तुम चिंता नहीं करो, ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा। फिर दोनों में रेस शुरू होती है। बादल कौवा बहुत तेजी से उड़ता है। वो तो तेजी से उड़ता हुआ मानो चिड़िया से आगे निकल जाता है। मानो चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि बादल कौवा पीपल के पेड़ पर पहुंच जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब तुम्हारा गुलाब जामुन मेरा हुआ। मैं हार गई, मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा गुलाब जामुन लेकर जा सकते हो। फिर बादल कौवा खुशी खुशी चिड़िया का गुलाब जामुन और अपना अनाज लेकर चला जाता है। बिजली, बिजली, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं बुलबुल मौसी से अनाज और चिड़िया से गुलाब जामुन लाया हूँ। आज फिर मेरा बादल जी जीत गया होगा। हाँ बिजली, आज मैंने चिड़िया से रेस लगाई। छोटी चिड़िया तो अभी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बादल कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं बंटी कि आज कौन बादलों तक जाता है। तभी मानो चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बंटी भैया, आप ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 3 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं हारने वाला। चल बे बादल, देखते हैं कि आज कौन जीतता है। फिर वो दोनों उड़ते हैं। जब वो दोनों थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा बहुत तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बादल कौवा तो बिना सोचे ही ऊपर से ऊपर उड़ते जा रहा था। बंटी कबूतर तो डर जाता है और वापस नीचे लौट आता है। देखते ही देखते बादल कौवा तो बादलों के पास पहुंच जाता है। तेज हवा बादल कौवे को दूर तक ले जाती है। बंटी भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा ना करें। अब देखें, बादल कौवा तो हवा में उड़ गया है। बादल कौवा तो हवाओं के साथ साथ उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। कौवे की किस्मत अच्छी थी, वो अचानक नीचे गिरता है और नीचे एक नरम घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया, बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी टूट जाती। कौवा फिर उड़ता है और वो चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। बादल भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे अब। मुझे बादल कहते हैं, बादल। बादलों तक पहुंचना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चल बे कबूतर, अब मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, आज दाना नहीं लाए? वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए 3 दिन तक वो ही हमें दाना ला कर देगा। ये सुनकर बिजली का भी बहुत खुश होती है। मेरे बादल जी किसी से नहीं हारने वाले, मेरा पति तो बहुत बहादुर है। तभी कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा देखो तो मेरे बादल जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे पति से कोई भी नहीं जीत सकता। बिजली, अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। बादल की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो बादल जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए बादल कौवा कुछ भी कर सकता था।
एक दिन मानो चिड़िया और चीकू तोता बैठे हुए थे कि बादल कौवा वहाँ जाता है। बादल कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से छलांग लगा सके? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज तो मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप रुक जाएं, आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया बहन, आज तो बादल कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा मोटी चोंच वाले, देखते हैं। फिर वो दोनों नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चीकू तोता जब नीचे देखता है तो वो डर जाता है, वो रुक जाता है, लेकिन बादल कौवा बिना कुछ सोचे ही ऊपर से छलांग लगा देता है। कौवा तो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और कौवे की दोनों टांगे टूट जाती हैं। हाय मेरी टांगे, मेरी टांगे, मैं मर गया, मुझे कोई बचा लो। फिर तोता और मानो चिड़िया वहाँ आते हैं। कौवे भैया, आपकी तो दोनों टांगे टूट गई हैं। कौवे, तुम तो जीत कर भी हार गए, टांगे टूट गई है तुम्हारी। अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा किया। अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसे बादल कौवा अपने किए पर पछताता रहता है। चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे अरे नहीं कभी बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तोते यार, ये कभी बहुत बुरी है, जब देखो चिड़िया से लड़ती रहती है। हाँ कबूतर, तुम्हें तो पता है ये काली कवि किसी को भी अपने पेड़ के पास भटकने नहीं देती। पिछली बार गलती से मैं इसके घर के पास चला गया था, तब इसने मुझे बहुत मारा था। बेचारी मानो चिड़िया तो बहुत मेहनती है, वो तो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती है। मानो चिड़िया की 3 नन्ही बेटियां थी, मीना, मुन्नी और गुड्डी। वो तीनों बेटियां पढ़ना चाहती थी और बड़े ख्वाब देखती थी। मामा, हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में जाना है और आपको तो पता है कि वो विदेश के जंगल में है। देखना मामा, हम तीनों बहनें पढ़कर आपका नाम रोशन करेंगी और हमारी गरीबी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ बेटियों, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर जंगल का नाम रोशन करो। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया बिजली कवि के पास जाती है। कवि बहन, मेरी बेटियां तीनों पढ़ना चाहती हैं, मैं उन्हें विदेश के जंगल में भेजना चाहती हूँ। तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम जैसी भी कारण चिड़िया क्या अब आसमान को छूने के ख्वाब देख रही हैं, जबकि उड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। बिजली बहन, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, अब कह ही रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करोगी और दिन रात मेरे लिए दाना भी लाओगी। ठीक है कवि बहन, मुझे मंजूर है। चल अब लग जा काम पर, काम करके पैसे लेकर चली जाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि के घर के सारे काम करती है। वो जंगल से दाना ढूंढ कर लाती है और शाम को रसोई बनाकर पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज इतनी देर क्यों करती? हमें भूख लगी है। मुन्नी बेटी, आज जंगल में काम करने गई थी, तुम लोगों के लिए पैसे जमा किए हैं। अब तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम तीनों कल जा रही हो विदेश के जंगल में। ये सुनकर मानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मा, हम अपना सामान पैक करती हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजन बना दे। फिर मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। वो अपनी बेटियों के लिए भोजन बनाने लगती है। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, अगर ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ।
अगले दिन मानो चिड़िया कबूतर चाचा के साथ अपनी तीनों बेटियों को विदेश के जंगल में भेज देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया दुगना काम करना शुरू कर देती है। सुबह को वो कभी के घर काम करने जाती और दूसरे समय वो बाकी पक्षियों के घरों में भी काम करती थी। चिड़िया बहन, तुम इतने काम कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। तोते भैया, अपनी बेटियों के लिए मुझे ये सब करना होगा। तुम्हें तो पता है मेरी बेटियों में मेरी जान है, वही मेरी खुशी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कभी का कर्ज कैसे दूंगी। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी नन्ही परियां आसमान छू लेंगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया अब भी कभी के घर में काम करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अब तो मेरी बच्चियां लौटने वाली हैं, आज तो मैं उन्हें देखकर जी लूंगी। शाम हो जाती है। चिड़िया की बेटियां विदेश के जंगल से लौट आती हैं। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी बच्चियों के पास जाती है। अरे आओ मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां मुंह मोड़ लेती हैं। अरे हटिए माँ, हमें बहुत थकन है, जरा हमें भोजन ला कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं भी ना, तुम तीनों थकी हुई होगी, चलो मैं आप तीनों को भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भोजन देती है। मम्मा, ये कैसा भोजन है? ये तो बस दाल चावल है, हमें तो बिरयानी खानी थी। मुन्नी, हमारी माँ को भला कहाँ बिरयानी बनाने आती है, इन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में खाई भी नहीं होगी। हाँ बहना, तुम ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया तो चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुनती रहती है। रात को जब बेटियां सोने लगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, इस घर में तो हमें बहुत गर्मी लग रही है, आपने अभी तक अपना अच्छा और पक्का घर नहीं बनाया। हाँ माँ, एक एसी ही लगवा ली थी, आपको तो पता था ना कि आपकी बेटियां लौट कर आ रही हैं, भला वो ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगी। बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप तीनों को एसी में सोने की आदत है। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। फिर मानो चिड़िया की तीनों बेटियां सो जाती हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बच्चियां पढ़कर आएंगी और मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन ये तीनों तो बहुत बदल गई हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सवेरे झील के खेतों में जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वो कड़ी धूप में गंदम की फसल काटती है और शाम को बिजली कवि के घर काम करने जाती है। कुछ महीनों मेहनत करने के बाद मानो चिड़िया अपनी बेटियों के लिए एसी ले लेती है। बच्चों, अब ठीक है ना, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये ठीक है, अब से हम तीनों ही इस कमरे में सोएंगी, आप दूसरे कमरे में सोना। हाँ, वैसे भी मम्मा को थोड़ी ना आदत है एसी में सोने की, ये तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी आदत नहीं है, तुम तीनों आराम से सो जाओ। अपनी तीनों बेटियों को सुलाकर मानो चिड़िया खुद घर के बाहर आ जाती है। मानो चिड़िया की तीनों बेटियां अब नौकरी करने लगी थीं, लेकिन वो अपनी माँ को अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं देती थी। माँ, आप भला इन पैसों का क्या करेंगी? वैसे भी आप तो सूखा दाना खाकर भी रह लेंगी, लेकिन हमें बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे में वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शायद मेरी बेटियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, मैं ही इनके लिए बोझ बन गई हूँ। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ अंधेरी रात में क्यों बैठी हो? चलो, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं तोते भैया, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगी। मानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तोता वहाँ से चला जाता है और वो मानो चिड़िया की बेटियों के पास जाता है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बिजली कवि से पैसे उधार लिए, उसका कर्ज वो आज तक उतार रही है। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है।
जब तुम यहाँ नहीं थी वो बीमार थी, वो तो अपने घोंसले से उठ भी नहीं सकती थी, फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और तुम तीनों के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। और आज जब तुम तीनों कमाने लग गई हो तो अपनी माँ को भूल गई हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना चिड़िया के साथ घने जंगल में जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश तो बहुत तेज है, अब हम क्या करेंगे? मीना बेटी, यहाँ तो हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है, अब तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। वो दोनों माँ बेटी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुनहरी चील अपनी बड़ी बहन के पड़ोस में ही रहती थी। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, चलो चलो जंगल में चलते हैं, ऐसे मौसम में कोई ना कोई पक्षी तो हमें मिल ही जाएगा। छोटी, मेरा बारिश में भीगने का कोई भी इरादा नहीं है, तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो। बड़ी, मैं तो जा रही हूँ जंगल, देखना मैं अपने साथ कोई ना कोई शिकार तो जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए भूखी चील वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो चील घने जंगल में पहुँच जाती है। सुनहरी चील दूर से ही चिड़िया को देख लेती है। मीना बेटी, सामने एक चील आ रही है, आप मेरे पीछे छुप जाएं। तभी चील भी वहाँ आ जाती है। अगर किसी तरह से ये माँ बेटी मेरे जाल में फंस जाए तो आज मजा ही आ जाए। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो चील चाची हूँ। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हूँ। जो पक्षी भी बारिश में फंस जाते हैं मैं उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। लेकिन चील चाची, मैंने सुना है कि आप तो पक्षियों को खा लेती हैं। ये सब झूठ है, मैं तो सब्जियाँ खाती हूँ। मैंने तो अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तुम मेरे साथ चलो, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो। मामा चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर चील के साथ चली जाती है। तुम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। चील चाची, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन से नमक लेकर आती हूँ। फिर सुनहरी चील अपने घर से निकलती है और वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी बड़ी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी चील की बड़ी बहन दरवाजा खोलती है। छोटी, अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना बड़ी कि मैं किसी शिकार को लेकर आऊंगी। मेरे घर में चिड़िया और उसकी छोटी बेटी है। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ बड़ी, और क्या मैं झूठ बोलूंगी? बड़ी चील सुनकर बहुत खुश होती है। शोरबा बनाकर पिएंगे उनका। नहीं, भून कर खाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। फिर चील अपनी बड़ी बहन को बताकर वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम दोनों माँ बेटी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी तो मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन चील चाची, आपके पास चावल नहीं है। चावल के बिना खिचड़ी कैसे बनेगी? तुम चिंता नहीं करो, चावल मेरी पड़ोसन लेकर आती होगी। चिड़िया में साले देखकर और चूल्हे पर हंडिया देखकर डरी हुई थी कि आखिर वो चील क्या करने वाली है। मानो चिड़िया खिड़की पे बैठ जाती है और वो सामने पड़ोस के घर से चील को निकलते हुए देख लेती है। दूसरी चील को देखकर तो चिड़िया की जान निकल जाती है। सुनहरी चील रसोई में हंडिया के पास बैठी हुई थी। मीना बेटी, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ये चील और इसकी पड़ोसन चील मिलकर जरूर हमारे साथ कोई गलत करने वाली हैं। दरवाजा खुला था। चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। चील उन दोनों को जाते हुए देख लेती है, लेकिन मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर से चली जाती है। रुको चिड़िया, सामने से उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। अरे, वो चिड़िया कहीं भाग गई है, उसे ढूंढो।
वो भला ऐसी बारिश में कहाँ जा सकती है? कहीं कहीं छुपी होगी। छोटी, हाथ आया शिकार तुमने निकाल दिया। चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पास ही झाड़ियों में छुपी हुई थी। फिर वो दोनों चील बहनें चिड़िया की खोज करती हैं। वो इधर उधर देखती हैं, पर चिड़िया उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो थक हार कर वापस चली जाती हैं। मीना, मीना बेटी चलो, वो चीलें चली गई हैं। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक घर दिखाई देता है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कौवों का था। कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ जल्दी अंदर आ जाओ। फिर बादल कौवा चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। कभी भैया और कभी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पीछे दो चीलें हमें खाना चाहती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हैं। चिड़िया, वो चीलें तो बहुत बुरी है। वो तो मुश्किल में फंसे हुए पक्षियों को अपने साथ लेकर जाती हैं और फिर उन्हें मारकर खा जाती हैं। मम्मा, हम तो बच गई, वरना वो अब तक चील बहनें हमें खा चुकी होती। तेज बारिश में वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? कभी बिजली कौवी रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती? बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला? चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो, वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। कौवों, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कौवे दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कौवी बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी कौवी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है। तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना, बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है।
फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल, बादल जी जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सोने भी नहीं देती। वो देखो बादल, चिड़िया की आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कव्वे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कव्वों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कवि फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कव्वी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कव्वे सो रहे हैं। बेटी, वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कवि को बता देती है। बेटी, ये कव्वे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी, ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कव्वों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कव्वे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कव्वा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कव्वों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कव्वे वहाँ से भाग जाते हैं। ए बिजली, ये क्या? आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कवि, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर, वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कव्वा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है।
अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कवि अपने घर में चली जाती है और बिजली कवि भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि मटका लिए